अरे बहू, अब तुम चारों ही समझाओ अपने देवर को। पागल हो गया है वो उस काली के पीछे। जिद पर अड़ा है कि शादी करेगा तो उस कलूटी से करेगा। तो क्या हो गया माँ जी, माना कि निहारिका काली है, पर ये तो देखो कि उसके नैन नक्श हम चारों से ज्यादा अच्छे हैं। माँ जी, अनीता दीदी बिल्कुल सही कह रही है। रंग रूप में क्या ही रखा है, इंसान का दिल देखा जाता है, और मैं तो दीवर जी के साथ हूँ। अरे, जब तुम सबने मिलकर ये फैसला कर ही लिया है कि उस कलोटी को इस घर की बहू बनाना है, तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। करो अपनी मर्जी की, जो तुम सबको ठीक लगे। चांदनी इस रिश्ते के खिलाफ थी, पर दिवाकर अपनी माँ की एक नहीं सुनता और निहारिका से शादी कर लेता है। पर शादी के बाद भी चांदनी निहारिका को नहीं अपनाती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और चांदनी निहारिका से इतना ज्यादा जलने लगती है कि उसे परेशान करने के लिए आए दिन कुछ न कुछ नए प्लान बनाती है। ऐसे ही एक दिन, निहारिका बहू, दिवाकर बेटा ने तो तुझे बता ही दिया होगा कि उसके ऑफिस के कुछ दोस्त कल लंच पर आ रहे हैं। हाँ माँ जी, मैं जानती हूँ, और उन्होंने मुझे कहा है कि मैं घर का कुछ सादा खाना ही बनाऊं। बहू, अब तू घर आए मेहमान को सादा खाना देगी तो कुछ चाइनीज बना लेना। और हाँ, शाम को मेरी भी कुछ सहेली और कुछ रिश्तेदार आएंगे, यही कुछ 10-12 लोग। तो तू देख ले क्या क्या बना सकती है। पर मैं तुझे पहले ही समझा दे रही हूँ, मुझे सादा सिंपल खाना नहीं चाहिए। चांदनी निहारिका को काम बताकर चली जाती है और बेचारी निहारिका उसी वक्त से खाना बनाने में लग जाती है। 2 घंटे हो जाते हैं पर निहारिका किचन से बाहर नहीं आती, जिसके बाद निहारिका की चारों गोरी जेठानी किचन में जाती हैं। अरे निहारिका, तुमने रसोई को ही अपना बेडरूम समझ लिया है क्या? पिछले 2 घंटे से तुम रसोई से बाहर ही नहीं आई, और इतनी सारी सब्जी क्यों काट रखी है तुमने? भंडारा करने का सोचा है क्या? नहीं दीदी, दिवाकर जी के कुछ दोस्त घर पर आ रहे हैं लंच पर, हमारी शादी की दावत खाने के लिए, और शाम को माँ जी के कुछ मेहमान भी आ रहे हैं, तो मुझे लंच और डिनर की तैयारी अभी से ही करनी पड़ेगी। बहुत सारे मेहमान जो आ रहे हैं। वैसे तो माँ जी 1 रुपया भी सोच समझ कर खर्च करती है, और आज माँ जी ने घर में इतने सारे मेहमान बुला लिए हैं। हो ना हो वो ये सब बस तुम्हें परेशान करने के लिए कर रही है। पर तुम फिक्र मत करो निहारिका, हम तुम्हारा इसमें पूरा साथ देंगे। हमारे होते हुए तुम जरा भी परेशान मत होना। इतना बोलकर निहारिका की चारों गोरी जिठानियां उसके साथ रसोई में काम करवाती हैं और लंच में जब दिवाकर के दोस्त आते हैं तो वो निहारिका के खाने की खूब तारीफ करते हैं। अरे मानना पड़ेगा दिवाकर भाई, भाभी खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। हाँ, वो तो मैं जानता ही था, इसीलिए तो मैंने तुम्हें बाहर के बदले अपने घर ही बुला लिया। इसे कहते हैं चालाकी। भाई ने अपने पैसे भी बचा लिए और घर बुलाकर भाभी से भी मिलवा दिया, साथ ही साथ अपनी शादी की पार्टी भी कर डाली। अरे क्या करें भाई, शादी के बाद सब कुछ सोच समझ कर करना पड़ता है। इस तरह दिवाकर के सभी दोस्त खाने की तारीफ और थोड़ी हंसी मजाक करके अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ देर बाद चांदनी की कुछ सहेली और उसकी दूर की रिश्तेदार निहारिका को देखने के लिए घर आती हैं, जहां निहारिका घर आए मेहमानों का बहुत अच्छे से स्वागत करती है, पर चांदनी की बहन चांदनी के साथ मिलकर उसके काले रंग का मजाक बनाती है। क्या दीदी, बहू के खाने की शक्ल तो बहुत अच्छी है, बस इसकी शक्ल ही अच्छी नहीं है। अरे इतनी काली बहू आखिर तुमने अपने चांद से टुकड़े के लिए पसंद कैसे कर ली? अब क्या बताऊं तुझे छोटी, मेरे बेटे को यह अमावस ही पसंद आई, और मेरी दूध जैसी गोरी बहू को भी दूध में पड़ी काली मक्खी ही पसंद आई। माफ करना मौसी, जैसा निहारिका खाना अच्छा बनाती है वैसे ही निहारिका खुद भी अच्छी है। आप सब बस उसका रंग रूप देख रहे हैं, उसकी अच्छाई नहीं। बहू, पहली नजर में इंसान का रंग रूप ही देखा जाता है, उसकी अच्छाई नहीं। अच्छाई तो समय के साथ पता चलती है। क्या पता ये अभी हमारे साथ अच्छे बनने का ढोंग कर रही हो, और जैसा रंग है वैसे ही इसका दिल भी काला हो। चांदनी के मेहमानों की बात सुनकर निहारिका को बहुत बुरा लगता है और वो आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में चली जाती है। पर यह सब देखकर चांदनी को बहुत खुशी होती है। अब इसी तरह से 2 दिन बीत जाते हैं और एक दिन चांदनी निहारिका से कहती है, बहू, तेरे घर वालों ने तुझे कुछ सिखाया नहीं है क्या? अरे अभी तक इस घर में आए तुझे 2 महीने भी नहीं हुए और तू तो अपनी मनमानी करने लगी। माँ जी, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? बहू, तू कोई काम करेगी जब तो तुझसे कोई गलती होगी ना। अब मेरी उम्र हो चली है, ये नहीं कि रात में मेरे पास बैठकर तू थोड़े पैर दबा दे। माँ जी, निहारिका तो आपके हाथ पैर दबाना चाहती थी, पर मैंने ही उसे मना कर दिया था। मुझे डर था कहीं निहारिका के हाथ लगाने से आप भी काली ना हो जाए। आपको इसके काले रंग से चिढ़ जो है। बहू, हर समय अपनी देवरानी की तरफ से बोलना जरूरी नहीं है। निहारिका बहू, कटोरी में
तेल लेकर मेरे कमरे में आ जाओ। आज मेरे पैरों में बहुत दर्द है और तुम सारी रात मेरे पैर दबाओगी जब तक मेरे पैरों का दर्द खत्म नहीं हो जाता। चांदनी गुस्से में निहारिका को काम देकर चली जाती है और बेचारी निहारिका बिना कुछ बोले कटोरी में तेल लेकर चांदनी के कमरे में जाती है और उसके पैर दबाने लगती है। पैर दबाते दबाते रात के 2 बज जाते हैं और चांदनी आराम से सो जाती है। पर अब भी निहारिका झपकियां लेते हुए चांदनी के पैर दबाती है। पर यह सब कुछ निहारिका की चारों जेठानी देख लेती हैं और वो निहारिका के पास आकर उससे कहती हैं, निहारिका, रात के 2 बज चुके हैं। नींद की वजह से तुम्हारी आंखें लाल हो गई हैं। तुम जाकर थोड़ा आराम कर लो। दीदी, माँ जी ने कहा है कि मैं सारी रात उनके पैर दबाऊं। अगर मैंने सुबह तक उनके पैर नहीं दबाए तो फिर से माँ जी मुझे खरी खोटी सुनाएंगी। तुम इसकी चिंता मत करो और जाकर थोड़ा सा आराम कर लो। जब सुबह होगी तो माँ जी के उठने से पहले हम तुम्हें बुला लेंगे और हम चारों मिलकर एक एक करके माँ जी के पैर दबा लेंगे। अब तुम आराम कर लो। निहारिका की चारों जेठानियां उसे उसके कमरे में भेज देती हैं और एक एक करके वो चारों चांदनी के पैर दबाती हैं और सुबह होने से पहले निहारिका को बुला लेती हैं। और जब चांदनी की आंख खुलती है तो वो अपने सामने निहारिका को देखती है। यह देखकर चांदनी के दिल को बहुत खुशी मिलती है। और अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक बार फिर से चांदनी निहारिका को परेशान करने के लिए उसके सामने एक चुनौती रख देती है। बहू, तुम धीरे धीरे मेरा दिल जीत रही हो, पर हमारे घर का एक रिवाज है कि घर की सबसे छोटी बहू अकेली हमारी कुलदेवी के मंदिर जाती है, वो भी नंगे पैर। पर माँ जी, वो मंदिर तो यहाँ से बहुत दूर है और उसकी सीढ़ियाँ भी कम से कम 400-500 है। और आप जानती तो है ना कि निहारिका को अस्थमा की प्रॉब्लम है। वो इतनी सारी सीढ़ियाँ अकेली नहीं चढ़ पाएगी। बहू, निहारिका बहू अकेली थोड़ी ना रहेगी। हम नीचे खड़े होकर देखेंगे बहू को सीढ़ी चढ़ते हुए, वो भी बिना रुके। बहू तो चढ़ लेगी ना इतनी सीढ़ियाँ घर की सुख शांति के लिए। जी माँ जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। निहारिका, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? माँ जी बस तुम्हें परेशान करने के लिए ये सब कर रही हैं। माँ जी, ऐसा कोई रिवाज नहीं है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। दीदी, अगर माँ जी ने कुछ कहा है तो वो मेरा फर्ज बनता है पूरा करना। आप प्लीज कुछ मत बोलिए माँ जी को। निहारिका चांदनी की बातों का लाज रखती है और नंगे पांव अपनी कुलदेवी के मंदिर जाती है और 40-50 सीढ़ी चढ़ते ही उसे चक्कर आने लगते हैं और उसकी सांस फूलने लगती है, जिस वजह से वो सीढ़ी से नीचे गिर जाती है और सीधा चांदनी के पैरों के पास आती है। निहारिका की ऐसी हालत देखकर चांदनी के पसीने छूट जाते हैं और वो जल्दी से उसे अस्पताल लेकर जाती है। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? उस बेचारी को परेशान करने के लिए मैंने उसकी जान से दांव पर लगा दिया। हे भगवान, उसकी रक्षा करना। मैं उसके साथ कुछ बुरा नहीं चाहती, बस उसे परेशान करना चाहती थी। माँ, भाभी, क्या हुआ निहारिका को? वो ठीक तो है ना? बेटा, अपनी माँ को माफ कर दे। मैं तो बस बहू की परीक्षा ले रही थी। मैं नहीं जानती थी कि बहू की ऐसी हालत हो जाएगी। माँ, आपने निहारिका के साथ कभी अच्छा नहीं किया। अगर आज निहारिका को कुछ हुआ तो भूल जाना आपका कोई बेटा भी है। बेटा, मुझे माफ कर दे। मैं तेरी कसम खाकर बोलती हूँ, मेरा इरादा बहू को चोट पहुंचाना नहीं था। चांदनी अपने पूरे परिवार वालों से अपनी गलती की माफी मांगती है। कुछ देर बाद निहारिका पूरी तरह से ठीक हो जाती है और निहारिका होश में आते ही अपनी सास को रोता देख उससे कहती है, आप सबने फिर मेरी वजह से माँ जी को कुछ भला बुरा कहा है ना? माँ जी, आप किसी की बात को दिल पर मत लीजिए और मुझे भी माफ कर दीजिए। मैं आपकी चुनौती में खरी नहीं उतर सकी। नहीं बहू, ऐसा मत बोल। तू मेरी हर परीक्षा में खरी उतरी है और माफी तो मुझे तुझसे मांगनी चाहिए। अपनी खड़ूस सास को माफ कर दे। इस तरह चांदनी निहारिका से भी अपनी गलती की माफी मांगती है, क्योंकि निहारिका अपनी सास को माफ कर देती है। इसलिए पूरा परिवार इस वक्त को भूल कर आगे बढ़ता है और सब एक साथ हंसी खुशी रहते हैं। दोस्तों, आपके घर में कौन अच्छा खाना बनाता है, भाभी या मम्मी, या कोई और बनाता है? तो उसका नाम कमेंट में जरूर बताइएगा।